देखिए, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया 2 अलग कंट्रीज तो हैं आज की डेट में, लेकिन पिछले कई सेंचुरीज से दोनों एक ही कंट्री थी, यूनाइटेड हुआ करती थी, कोरियन पेनिनसुला के नाम से जानी जाती थी। दोनों ही कंट्रीज में सेम कल्चर है, सेम लैंग्वेज है, सेम फेस्टिवल है। तो ऐसा क्या हुआ 70 से 75 साल पहले कि जो कोरियन पेनिनसुला था उसको 2 हिस्सों में बांट दिया गया, एक नॉर्थ कोरिया में और एक साउथ कोरिया में। और सेम कल्चर, सेम लैंग्वेज होने के बाद भी दोनों ही देश इतने अलग हैं, और दोनों ही कंट्रीज की जो पॉलिटिकल पावर है या जो वहाँ पे पॉलिटिकल सिनेरियो है वो इतना अलग है। एक कंट्री डेमोक्रेसी को फॉलो करती है और दूसरी कंट्री में वही कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। और हम ये भी जानेंगे कि यूएसए और यूएसएसआर का क्या रोल है इन दोनों ही कंट्रीज को अलग करने में, कोरियन पेनिनसुला को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने में इन दोनों कंट्रीज का क्या पार्ट है। देखिए, इसकी शुरुआत होती है रशियो जापानीज वॉर से, क्योंकि जो रशिया और जापान के बीच में लड़ी गई, और ये जो वॉर थी वो बेसिकली कोरियन पेनिनसुला के लिए ही लड़ी गई थी, क्योंकि दोनों ही कंट्रीज चाहती थी कि जो कोरियन पेनिनसुला है उस पर वो उनका कंट्रोल हो। लेकिन जापान ने इतनी छोटी आर्मी होने के बावजूद भी जो रशिया था, मिलिट्री पावर जो उन्होंने जापान ने हरा दिया, क्योंकि उस टाइम पे जापान की आर्मी बहुत पावरफुल हुआ करती थी। और आज के टाइम पे क्यों नहीं है कोई जापान की आर्मी, तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। हुआ क्या कि जो जापान ने रशिया को हराया, तो कोरियन जो पेनिनसुला है वो जापान के अंडर आ गया, जापानीज कॉलोनी वहां पे आ गई। तो जो पूरा एम्पायर था वहां पे वो जापानीज रन करने लगे कोरिया में। ये जो जापान ने जो रन किया अपना एम्पायर कोरिया में, वो वर्ल्ड वॉर 2 तक किया, जब तक अलाइड पावर ने एक्सिस पावर को हरा नहीं दिया। और जापान जबकि एक्सिस पावर थी, और उसके हारने के बाद क्या हुआ, जितनी भी जो जो कंट्रीज हारती थी, जो उनकी लैंड जो उन्होंने फोर्सफुली एक्वायर किए हुए थे वो होते थे, वो उनसे लेके उस कंट्री को दे दिया जाता था जिस कंट्री पे उनका हक था। जैसे कि अगर हम ताइवान की बात करें, तो जापान ने ताइवान को भी ऑक्यूपाई किया हुआ था, लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 2 में वो हारे, तो जब ताइवान को चाइना को दे दिया गया। और जब बात आई कोरियन पेनिनसुला की, एक कोरियन पेनिनसुला तो एक ऐसी कंट्री थी जिसपे जापान ने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया था, यानी यहाँ पे किसी छोटे पार्ट पे कब्जा नहीं किया था ताइवान की तरह, जिसके तहत ये समझ नहीं आ रहा था कि जो कोरियन पेनिनसुला है उसकी लीडरशिप किसको दी जाए। तो दोनों ही जब ऐसा हुआ, तो सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट ने ये डिसाइड किया कि जो कोरियन पेनिनसुला है उसको हम 2 हिस्सों में बांट देंगे, एक नॉर्थ कोरिया में और एक साउथ कोरिया में। और जो इसका पार्टीशन किया गया वो एक जियोग्राफिकल लाइन 38 पैरेलल जो हमारी इक्वेटर लाइन के ऊपर होती है, उस लाइन को देखते हुए इस कंट्री को 2 हिस्सों में बांट देगा। जो आप ये लाइन देख रहे हैं, इसके जो नॉर्थ वाला पार्ट था वो बना नॉर्थ कोरिया, और जो साउथ वाला पार्ट था वो बना साउथ कोरिया। नॉर्थ वाले पार्ट को जो है सोवियत यूनियन कंट्रोल कर रही थी, और जो साउथ वाला पार्ट था उसको यूएस ट्रूप्स ने ऑक्यूपाई कर लिया। तो हुआ ये कि दोनों ही कंट्रीज ने ये एग्री किया कि जब तक यहाँ पे की कोई गवर्नमेंट स्टैब्लिश नहीं हो पाती, या ये कंट्री अपने आप को जब तक खुद खड़ा नहीं कर लेता खुद रूल करने के लिए, यहाँ की कोई गवर्नमेंट स्टैब्लिश नहीं होती, तब तक ये दोनों कंट्रीज यहाँ रहेंगी। जैसे ही कोई गवर्नमेंट आती है यहाँ पे, तो वही दोनों ही कंट्रीज यहाँ से इन दोनों ही नॉर्थ और साउथ को यूनाइट करके उस गवर्नमेंट को देके यहाँ से चली जाएंगी। लेकिन ये जो उन्होंने ये 2 हिस्सों में बांटा था नॉर्थ में और साउथ कोरिया में, ये सिर्फ 5 साल तक के लिए था। मतलब 5 साल के बाद उसको जो फिर से यूनाइट करना था, लेकिन 5 साल के बाद ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि कोल्ड वॉर शुरू हो गई यूएस और यूएसएसआर के बीच में। जो बेसिकली आप कह सकते हैं कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म जो गवर्नमेंट थी, उन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर शुरू हो गई। जैसे कि वियतनाम में जो यूएस थी वो कैपिटलिज्म गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही थी, और जो यूएसएसआर थी वो कम्युनिज्म गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही थी। तो दोनों के बीच में कोल्ड वॉर शुरू हो गया। हालांकि दोनों ही कंट्रीज आपस में कभी नहीं लड़े कोल्ड वॉर में, लेकिन उन्होंने सपोर्ट उन कंट्रीज को किया है, यूएस ने जो कैपिटलिज्म का साथ दे रहे थे, और वहां पे यूएसएसआर ने कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट किया। तो अब बात जब आई कोरिया की, तो यहाँ पे तो वैसे ही दोनों ने अपने अपने हिस्से बांट लिए थे। यूनाइटेड स्टेट ने साउथ कोरिया को ऑक्यूपाई किया हुआ था, और सोवियत यूनियन ने नॉर्थ कोरिया को। तो इसका मतलब सोवियत यूनियन चाहती थी कि पूरे ही कोरिया में जो है वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बने, और यूनाइटेड स्टेट ये चाहती थी कि जो पूरा कोरियन पेनिनसुला है वहां पे एक कैपिटलिज्म गवर्नमेंट बने। तो जिसकी वजह से दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट हुआ, और दोनों ने ही ये जगह एक दूसरे को देने से मना कर दी। तो इस चीज को जब देखा गया, तो 1948 में एक यूनाइटेड नेशन में वोटिंग हुई कोरियन पेनिनसुला के को लेकर,
जो उसका फ्यूचर डिसाइड करने वाली थी, और जिसको इस यूनाइटेड नेशन में जो वोटिंग हुई या जो मीटिंग हुई, इसको यूनाइटेड स्टेट ने स्पॉन्सर किया, बुलाया। तो जिसमें जो नॉर्थ कोरिया था उसने रिफ्यूज कर दिया पार्टिसिपेट करने के लिए। तो उसके बाद क्या हुआ, जो जब नॉर्थ कोरिया वहां नहीं गया तो साउथ कोरिया ने अपनी ही एक गवर्नमेंट बना ली, जिसकी कैपिटल रखा उन्होंने सियोल, जिसको लीड कर रही थी जो बिल्कुल एंटी कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसको लीड कर रही थी। इसलिए वहां पे डेमोक्रेसी आज देखी जा सकती है। जिसके रिस्पॉन्स में नॉर्थ कोरिया ने भी अपनी एक अलग कंट्री बना ली, जिसको आज वो कहते हैं डेमोक्रेटिक पीपल रिपब्लिक ऑफ कोरिया, DPRK, जिसको स्टैब्लिश किया जो वहाँ के कम्युनिस्ट लीडर थे किम इल संग, और उसकी कैपिटल उन्होंने बनाई प्योंगयांग। तो जिसकी वजह से जो नॉर्थ कोरिया था वो कम्युनिस्ट पार्टी उसको रूल कर रही थी, और जो साउथ कोरिया था उसको वहाँ पे डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हुई 1948 में। उसके बाद शुरू होती है कोरियन वॉर, जो 38 पैरेलल लाइन की वजह से दोनों ही कंट्री अलग अलग हुई थी। जो साउथ में थी 38 पैरेलल लाइन के, जो आप इस इमेज में देख रहे हैं, जो साउथ वाला पार्ट था वो साउथ कोरिया बना, और जो नॉर्थ वाला पार्ट था वो नॉर्थ कोरिया बना। लेकिन कोरियन वॉर में जो नॉर्थ कोरिया था उन्होंने इन्वेड किया, नॉर्थ कोरिया ने फोर्सफुली इन्वेड किया साउथ कोरिया में, इस अटेम्प्ट में कि वो दोनों ही कंट्रीज को मिला देंगे और पूरी ही कंट्री में, पूरे ही पेनिनसुला में, कोरियन पेनिनसुला में एक कम्युनिस्ट रूल रहेगा। जब नॉर्थ कोरिया ने उस पर अटैक किया तो लगभग 90% का जो एरिया था साउथ कोरिया का वो उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया, जिसके काउंटर अटैक किया फिर यूएस ने, क्योंकि जो नॉर्थ कोरिया का अटैक था वो सपोर्ट कर रहा था सोवियत यूनियन। जब 90% उन्होंने साउथ कोरिया पे कब्जा कर लिया तो यूएस ने अपनी फोर्स वहां पे भेजी, और जिनको वहां से पीछे ढकेला गया, और देखते ही देखते जो था वो 38 पैरेलल लाइन जो थी उसको भी क्रॉस कर गए। जब उसको क्रॉस किया और उसके 38 पैरेलल लाइन के भी काफी आगे चले गए, तो जो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना है या चाइना कंट्री है, उन्होंने ये सब देखा कि अमेरिकन ट्रूप्स ने जो है 38 पैरेलल लाइन को क्रॉस कर लिया है, और नॉर्थ का भी काफी हिस्सा जो है वो ऑक्यूपाई कर लिया। उसके काउंटर अटैक में चाइना ने यहाँ से अनलिश किया अपना काउंटर अटैक, क्योंकि जो साउथ को वापस पीछे ढकेलने के लिए। जब ऐसा हुआ तो नॉर्थ कोरिया में की तरफ से जो चाइनीज आर्मी थी वो भी लड़ रही थी, और जो साउथ की तरफ से लड़ तो कोरियन आर्मी ही रही थी, लेकिन उसका सपोर्ट पीछे से यूएस आर्मी और यूएन दोनों ही कर रहे थे। जिसके रिस्पॉन्स में क्या हुआ कि एक कॉन्फ्लिक्ट दोनों के बीच में क्रिएट हो गया। 1953 में डीमिलिटराइज जोन क्रिएट करना पड़ा वहां पे, जो कि रफली 38 पैरेलल लाइन के पास ही में ही था। और जो इस डीमिलिटराइज जोन में ये तय हुआ कि 4 किलोमीटर का जो डीमिलिटराइज जोन होगा वहां पे कोई भी आर्मी नहीं रहेगी, यानी ना ही वो नॉर्थ कोरिया की आर्मी रहेगी और ना ही वहां पे साउथ कोरिया की आर्मी रहेगी। देखिए जो चाइना ने अपना यहाँ पे रोल किया, वो उन्होंने जो काउंटर अटैक किया वो इसलिए किया क्योंकि उनको लग रहा था कि उनका इस काउंटर अटैक जो वहां से कोरियन अटैक कर रहे हैं वो चाइना का हिस्सा कुछ अपने अंडर ना ले लें। तो इस चक्कर में इन्होंने यहाँ से अपना जो है काउंटर अटैक शुरू किया। और दूसरा रीजन ये था चाइना का काउंटर अटैक करने का, अगर कोरियन वहां से नहीं भी लेते तो जो पूरे कोरियन पेनिनसुला में एक कम्युनिस्ट पार्टी नहीं रहती जो कि चाइनीज सपोर्ट करते हैं। वहां पे आज भी एक कम्युनिस्ट पार्टी है नॉर्थ कोरिया में और चाइना में भी, इसलिए ही दोनों ही कंट्रीज के बीच में बहुत अच्छे रिलेशन है। तो कम्युनिस्ट पार्टी का साथ देने के लिए भी जो चाइना ने वहां पे अपनी आर्मी को रिलीज किया। तो जब डीमिलिटराइज जोन बना तो जो साउथ का पार्ट था उसकी कैपिटल बनी सियोल, और जो नॉर्थ का पार्ट था उसकी कैपिटल बनी प्योंगयांग। तो आज आज आप ये भी देख सकते हैं कि जो नॉर्थ में आज भी कम्युनिस्ट पार्टी है और वहाँ की पे डेवलपमेंट बहुत कम हुई है, और वो वहाँ पे एक सत्ताधारी पार्टी होने की वजह से वहाँ पे वो लोगों को दबा के रखते हैं। और यही एक बेसिक फर्क है एक कम्युनिस्ट पार्टी में और एक डेमोक्रेटिक पार्टी में, कि डेमोक्रेटिक पार्टी जब लोग चुनते हैं तो उनको डेवलपमेंट वहाँ करवानी पड़ती है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो साउथ में डेमोक्रेसी है और नॉर्थ में जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो एक यूएसए और यूएसएसआर की वजह से है। क्योंकि जब कोरियन पेनिनसुला को दो हिस्सों में बांटा गया एक 38 पैरेलल लाइन का यूज करके, तो जो साउथ का पार्ट था वो यूएस ने कंट्रोल किया। तो यूएस उस समय डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहा था, तो इसलिए आज भी वहां पे आप देख सकते हैं जो साउथ में डेमोक्रेसी है। और जब सोवियत यूनियन ने लिया था नॉर्थ का पार्ट, तो सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस की वजह से नॉर्थ में आज भी कम्युनिस्ट पार्टी है। तो बहुत बड़ा रोल इसलिए भी है क्योंकि इन दोनों की कंट्रीज की ही वजह से जो कोरियन पेनिनसुला को दो हिस्सों में बांटना पड़ा,
नॉर्थ में और साउथ में, और इन दोनों ही कंट्रीज के इन्फ्लुएंस की वजह से एक कंट्री में, एक हिस्से में, एक कोरियन पेनिनसुला के साउथ के हिस्से में जो है डेमोक्रेसी है और नॉर्थ के हिस्से में वो कम्युनिस्ट पार्टी रूल कर रही है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।